हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो। दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर बीकॉम ऑनर्स। तो आज आज बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कंसेप्ट विच इज कॉल्ड कंडीशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए बच्चों मुझे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से करूंगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, मेनली कंसेप्ट है समझ आने का। अगर फॉर एग्जाम्पल एक लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला ट्विंस होने वाले हैं। ठीक है, अब जो हॉस्पिटल में चाची मामी नानी मौसी सब बैठे हैं, तो वो सब आइडिया लगा रहे हैं कि भैया क्या क्या हो सकता है। कि बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, क्योंकि जो दो ट्विंस होते हैं 1 मिनट का डिफरेंस होता है उनका। ठीक है, तो एक बड़ा होगा, एक मतलब एक एल्डर एक यंगर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस देखूं तो ये होगा बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। ठीक है, अगर दो ट्विंस होंगे तो उनकी पॉसिबिलिटी ये है, राइट। अगर मुझे निकालना है कि भैया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ आर बॉयज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 1/4। ठीक है, क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, जैसे नानी को शौक, जैसे कुछ भी होता ना कि हाँ भाई किसी को वो होता है कि भैया 2 लड़के हों, तो 1/4 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स निकालूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो गई। ठीक है, चलो अभी हम इसकी बात करते हैं। अब मैं इसी कहानी में एक चेंज लेके आता हूं। ठीक है, अगर जैसे डॉक्टर आया बाहर, तो सबने पूछा कि डॉक्टर साहब बताओ क्या क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बोला भैया एक तो मैंने देखा था, तो एक तो लड़का है। ठीक है, और बाकी नर्स से पूछ लेना कि भैया मेरी वाइफ का आज बर्थडे है, मैं तो भैया जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। तो आप जो अभी नर्स है ना, नर्स आएगी वो आपको बता देगी। मैंने एक तो देखा था भैया, एक तो लड़का है। समझ आ रही है। तो अगर मैं अब की बात करूं तो व्हेन, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ गिवन है। गिवन क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय, है ना। क्योंकि एक लड़का हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ आ रही है, एक तो है ही, दूसरा भी हो सकता है और दूसरा लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय। समझ आ गई, ये गिवन है। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर बॉयज निकालना है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे अब एक बात बताओ, वैसे जनरल पूछ रहा हूं। ठीक है, कि जब ये गिवन है तो क्या ये वाला ऑप्शन अब हो सकता है क्या? क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है? सर ये वाला ऑप्शन अब नहीं हो सकता। समझ आ रही है। जब डॉक्टर ने यही बोल दिया कि एक तो लड़का है, इसका मतलब 2 लड़कियां तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो सर अगर अब मैं आंसर निकालूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, तो भैया मेरे पास टोटल ऑप्शन तो यही हो गए ना, 1 2 3। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फेवरेबल क्या हो गया 1 और टोटल क्या हो गया 1 2 3। इज दैट क्लियर? जब आपको कोई कंडीशन गिवन है, ये गिवन क्या है, ये गिवन कंडीशन है। अभी तक कोई भी गिवन कंडीशन नहीं थी जब मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था। सिंपल था भैया, ये सारे ऑप्शंस हैं और मुझे बोथ आर बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई कंडीशन गिवन नहीं। लेकिन अगर कोई कंडीशन गिवन है, अगर कोई कंडीशन गिवन है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका डिफरेंट आ गया। इधर 1/4 आ रहा था, सेम क्वेश्चन था, इधर भी सेम क्वेश्चन है, आंसर 1/3 आ रहा है। बिकॉज
some condition is given, तो circumstance changes. Is that clear? भाई सीधी सी बात है ना, ठीक है। जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, अगर मेरे को कोई बिजनेस करना हो तो मैं एक बड़ा स्ट्रगलिंग फेज हो जाएगा, फेस होता है, समझ आ रही है, क्योंकि बिना कैपिटल के। और अगर यही अंबानी का बेटा बिजनेस कर रहा हो तो उसके लिए कंडीशन अलग ही है, उसके लिए ऑलरेडी हजारों लाखों करोड़ों रुपए पहले से ही है, उसको कोई सोचना थोड़ी पड़ेगा कि मेरे को 2 करोड़ रुपए का ये खरीदना है या 5 करोड़ रुपए का ये खरीदना है या 100 करोड़ रुपए का ये खरीदना है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। कंडीशंस आर डिफरेंट, व्हेन कंडीशंस आर डिफरेंट तो आउटकम्स आर डिफरेंट, समझ आ रही है, ठीक है। चलो सर, ये आपने ऊपर वाला जो करा था वो बिना कंडीशन के करा था, नीचे वाला ये येलो वाला जो है इसमें मैंने ये कंडीशन लेके आया था। अब आपको करना फॉर्मूले से है, सेम क्वेश्चन को अब मैं फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं। आई एम यूजिंग द डिफरेंट पेन, राइट। सर 2 बच्चे ट्विंस होने वाले, तो सैंपल स्पेस तो यही रहेगा भाई, बीबी, बीजी, जीबी और जीजी। कई बच्चे बोले सर ये दोनों सेम है, सेम नहीं है भाई, 1 मिनट का डिफरेंस होता है 2 ट्विंस में भी, समझ आ रही है। मेरे मेरे मेरा मेरे स्कूल में ट्विंस थे, तो एक लड़की थी एक लड़का था, तो वो जो लड़की थी ना वो हमेशा ही बोलती थी मैं इससे 1 मिनट बड़ी हूँ, ठीक है, हमेशा ही बोलती थी तू मेरे से, मतलब वो अपने भाई को बोलती थी तू मेरे से छोटा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी, और कंडीशन क्या गिवन है, गिवन कुछ है कि गिवन है वही वाली बात, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय, देयर इज एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब मुझे निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। चलो मैं इसको लिख देता हूं, फाइंड द probability that both are boys। इसी क्वेश्चन को सेम रख रहा हूं, ठीक है। तो भाई मुझे ना क्या निकालना है, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है when b is given। इसको ध्यान से समझ लो, जो ऊपर वाला होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है, ये होता है टू फाइंड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टू फाइंड, और जो ये होता है ये गिवन होता है। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मुझे वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो सर ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, अगर कोई कंडीशन गिवन होगी। तो सर इसमें ए और बी क्या है, इसमें ए और बी क्या है वो मैं आपको यहां समझाता हूं, ठीक है। इसमें ए और बी क्या है मैं आपको यहां समझाता हूं। सर ए का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले ए देखो, ए इवेंट क्या है सर, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज। तो ए मेरे लिए हो गया बीबी, मतलब इसमें बोथ आर बॉयज वाला कितने केसेस है सर, एक ही है। और बी जो इवेंट है वो क्या है, जो गिवन है, गिवन क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय। तो बताओ एटलीस्ट 1 बॉय में ये आएगा, हाँ सर कम से कम 1 बॉय होना चाहिए, मिनिमम 1, तो इसमें 2 है तो ये आएगा। इसमें है 1 बॉय, हाँ सर एटलीस्ट 1 बॉय है इसमें, इसमें है, इसमें भी है, क्या सर इसमें है, नहीं इसमें देयर नो एटलीस्ट 1 बॉय, समझ आ रही है। तो ये मेरे लिए इवेंट भी हो गया, समझ आई। अब अगर मैं देखूं मुझे फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। तो बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, वो ये है, बस अब मेरा काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, इसमें ए की इवेंट है फेवरेबल 1 है, टोटल हमेशा सैंपल स्पेस होता है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, समझ आई। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, बी कितने हैं, फेवरेबल 3,
और टोटल हमेशा सैंपल स्पेस होता है, तो इसका आंसर हो गया 3/4। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया? 1/3। बोलो ये बात समझ आ रही है? तो मेरा जो फॉर्मूले से आंसर आया वो इस कंडीशन, मतलब दोनों सेम थे ना, ये वाला भी सेम था, ये वाला भी सेम था, तो मेरा आंसर सेम आएगा। बट हमें फॉर्मूला लगाना है। मैंने पहले आपको समझाया बिना फॉर्मूले से, मैंने पहले आपको समझाया है बिना फॉर्मूले से, अब मैं फॉर्मूले के साथ समझा रहा हूं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है। व्हेन देयर इज सम कंडीशन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख लो भाई। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर चल रहा है, कोई भी चैप्टर चल रहा है, एक अलग से एक व्हाइट शीट ले लो, एक A4 की शीट ले लो अलग से, और उसको ऊपर लिख दो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलास। चैप्टर का नाम लो प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो जो नए नए फॉर्मूले आते जा रहे हैं उसको एक जगह लिखते जाओ। मैं कोई भी फॉर्मूला स्किप नहीं करूंगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, अब आता है एक दूसरा कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, ये क्या होती है? अब भाई ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ये थ्योरम, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, देन वी विल मूव टू क्वेश्चंस। अगर मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको भी मैं एक बेटा बहुत ही गंदे एग्जांपल से समझाने वाला हूं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आपको लगेगा यार पता नहीं कैसे कैसे एग्जांपल दे रहे हैं, बट जो एग्जांपल समझ आ जाए वो बढ़िया होता है। ठीक है भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं चोरी की जैकेट्स बेचता हूं, मेरा काम है चोरी की जैकेटें बेचना। ठीक है, ठीक है, मैं भैया जो फॉर एग्जांपल 1-1 लाख रुपए की जैकेट है ना 10-10 हजार रुपए में बेचता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, बट वो चोरी का माल है सारा। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने अपने दोस्त को बुलाया ए को, मेरे पास 10 जैकेटें हैं, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भैया ये माल आ रखा है। समझ आई? अब क्या हुआ कि मैंने अपने घर में वो 10 जैकेटें, जैकेट 1 2 3 ऐसे 10 जैकेटें लगा रखी हैं। ठीक है, ऐसी, ठीक है, 10 जैकेटें लगा रखी हैं। अब उन्होंने बोला ठीक है भाई हम तेरे घर आए थे, मैंने कहा भाई एक एक करके आना, बड़ा रिस्की मामला है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर सबसे पहले मैंने ए को बुलाया, तो ए आया, मैंने बोला तू पसंद कर ले भाई, तो ए ने बोला मेरे को ये वाली पसंद है और ये वाली पसंद है, तो वो ले जाने लगा। मैंने कहा भाई डिलीवरी भी मैं ही करूंगा, अभी ऐसे ले जाने नहीं दूंगा, रिस्की मामला है ना। तो मैंने कहा तेरा टैग लगा देता हूँ, ये जैकेट कोई लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस पर ए लगा दिया। फिर उसके बाद बी आया, अगले दिन मैंने बी को बुलाया, मैंने कहा भाई आज तू आ जा। अब बी आया, बी कह रहा मैं ये लूंगा, मैंने कहा ये नहीं ले सकता क्योंकि इट हैज ऑलरेडी अकर्ड, इट हैज ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय ए। तो मैं क्या करूंगा, बी बोलेगा चल ठीक है मुझे फिर ये समझ आ रही है और ये समझ आ रही है, उसने 2 जैकेट खरीदी। फिर मैंने सी को बुलाया, सी ने बोला मुझे ये पसंद आ रही, मैंने कहा नहीं भाई ए ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है। उसने बोला मुझे ये पसंद आ रही, मैंने कहा भाई बी सिलेक्ट कर चुका है, ना ये लेगा ना ये लेगा। तो इसका मतलब सी को सपोज ये वाली पसंद आई तो उसने ये वाली सिलेक्ट करी, एक पसंद आई उसको। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं। ए के लिए कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। ए तो सबसे पहले आया, आप भी सेल में सबसे पहले जाते हो ना, तो सारा माल आपके लिए रेडी है, और बाद में जाते हो छटा छटाया माल मिलता है।
इनटू जब बी गया तो बी के लिए कंडीशन क्या है कि ए ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है भाई, वो नहीं लेनी। समझ आ गई? जो ऑलरेडी अकर्ड है उसको नीचे लिखते हैं। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आई होप कि ये एग्जांपल से आपको ये कहानी समझ आई होंगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात तो आपको समझ आ गई। लेकिन एक बात और समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं 2 का पूछूं तो भाई ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया किस केस में, जब ये इंडिपेंडेंट, जब ये डिपेंडेंट इवेंट है। जब ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट। सर डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है ना कि भैया बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। जो ए ने सिलेक्ट कर लिया वो बी नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ए ने जो सिलेक्ट कर लिया वो बी नहीं ले सकता। इसका मतलब बी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा ना ए की सिलेक्शन, तो इसका मतलब बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। समझ आ रही है? अगर आपके पापा आपको पैसे नहीं देंगे या आपके, ठीक है, सब आप छोटे बच्चे आपके बर्थडे पार्टी के पैसे नहीं देंगे तो आप बर्थडे पार्टी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है? इसका मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फादर, राइट? लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, जब आप 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे, अब आपको बर्थडे पार्टी करनी है, आपके पापा ने आपको पैसे नहीं दिए तो आप पार्टी नहीं करोगे? करोगे क्यों? अब आप खुद अर्न कर रहे हो। इसका मतलब नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फादर। 2 बातें समझ आ गई डिपेंडेंसी वाली। मैं इसमें ये कह रहा हूं कि इस वाले एग्जाम्पल में मैं अब लेके चल रहा हूं, ये वाला केस मैंने क्या लिया है, डिपेंडेंट, व्हेन द इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अगर वो इवेंट डिपेंडेंट नहीं होंगे, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, और ए से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ए अगर हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। समझ आ रही है? तो इसका आंसर ये नहीं हो गया कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा बस, क्योंकि ए से कोई फर्क ही नहीं पड़ना। समझ आ रही है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि भैया अगर इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, then probability of A intersection B is probability of A into probability of B। समझ आई? मैं इसमें इसी में एग्जांपल लेता हूं। चलो, मैंने सपोज ये 2 लोग हैं, ठीक है, ये 2 अलग अलग चोर हैं। समझ आ रही है? एक मैं हूं, एक कोई और है। समझ आई? मैंने ए को यहां बुलाया कि भैया तू यहां पे सिलेक्ट कर ले। मैं क्या, ऐसे बेकार सा एग्जांपल है। मैंने ए को बुलाया, भैया तू यहां पे सिलेक्ट कर ले। ए ने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये जैकेट भी सिलेक्ट कर ली। अब बी अगर, और बी को मैंने यहां बुलाया, तो बताओ बी को ए के सिलेक्शन से कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सर ए से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। समझ आ रही है? चलो छोड़ो, तो ये इंडिपेंडेंट वाला मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डिपेंडेंट होता है तो ये होता है, इंडिपेंडेंट होता है तो ये होता है। इसका मतलब अगर इंडिपेंडेंट गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, अगर क्वेश्चन बोलेगा प्रूव करो ये इंडिपेंडेंट है, बताओ ये डिपेंडेंट है, तो मैं एलएचएस निकालूंगा और आरएचएस निकालूंगा अलग अलग। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो इंडिपेंडेंट है, अगर इक्वल नहीं आए, इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो भैया ये डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो भाई मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो
टाइम टू टाइम आते जा रहे हैं और मैं आपको बताता जा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, सो दिस इज अवर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग ट्वाइस इन सक्सेशन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब मेरे हाथ में गड्डी है 52 पत्तों की, एक कार्ड निकाल रहा हूं, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों किंग हो। दोनों क्या हो? किंग हो। दो केस है। इफ पहला केस है द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, मतलब मैंने पहला कार्ड निकाला तो इसकी किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर वो जो पत्ता है, समझ आ रही है, इज रिप्लेस्ड, तो मैंने उसको दोबारा डाल दिया। अब मेरे पास दोबारा कितने पत्ते हो गए? 52। अब दोबारा इसमें से किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ आ रही है? मतलब मेरे पास गड्डी थी, मैंने पहले एक पत्ता निकाला और उस पत्ते को देखा, समझ आ रही है, और उस पत्ते को दोबारा डाल दिया। अब जब मैं सेकंड कार्ड ड्रॉन कर रहा हूं तो अगेन आई हैव 52 कार्ड्स इन द डेक। तो पहले मैं केस ए सॉल्व करता हूं। केस ए, ठीक है, लेट अस सॉल्व केस ए। ठीक है, ये कह रहा है भाई मुझे, पहले मैं लिख देता हूं ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है किंग इन फर्स्ट ड्रॉ। ए का मतलब है अ किंग, कि किंग आया इन फर्स्ट ड्रॉ। और बी का मतलब है अ किंग इन सेकंड ड्रॉ। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे निकालना है कि पहले किंग आया एंड दूसरा भी किंग आया। आप समझ रहे हो, ये इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। मुझे ये निकालना है पहला भी किंग आया, दूसरा भी किंग आया। अब जब पहला किंग आया तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा जो किंग आएगा, दूसरा जो किंग आएगा उसके लिए कोई कंडीशन है क्या? सर उसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वाले कार्ड को तो घुसा दिया था अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला जो कार्ड बाहर निकला, फिर मैंने उसको दोबारा अंदर डाल दिया, तो मैंने क्या किया, मेरे बी वाले जो बी की प्रोबेबिलिटी है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। समझ आ रही है? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ आ रही है? दूसरा किंग निकालूंगा तो पहले वाला किंग आया नहीं आया, मतलब पहले वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 4/52। अब मैंने कार्ड तो दोबारा रख ही दिया, अब दोबारा उसमें 52 हो ही गए। अब दोबारा किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 4/52 ही है। समझ आई? बताओ, ये बात क्लियर है? अगर सर इधर मैं नीचे ए लिख दूंगा, इधर ए लिख दूंगा तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि ए अगर ऑलरेडी अगर हो चुका है बट वो पत्ता तो दोबारा डेक में जा चुका है, अब तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ना उससे। समझ आ रही है? तो मैं इसको ए नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बी वाला केस करता हूं, यहाँ पे येलो पेन से करके दिखाता हूं। अब मुझे वही वाला क्वेश्चन है कि मुझे, क्वेश्चन तो यही है ना, ड्रॉइंग अ किंग ट्वाइस, मुझे दोनों किंग चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ये इसमें क्या हुआ, मैंने एक पत्ता निकाला, समझ आई, और उस पत्ते को बाहर ही रख दिया, अंदर नहीं उसमें डाला। समझ आ रही है? ये क्वेश्चन कह रहे हैं नॉट रिप्लेस, ये ध्यान रखना है, ये सारा सेम है, बस इस यहाँ पे नॉट और जुड़ गया, इज नॉट रिप्लेस्ड। सर नॉट रिप्लेस का मतलब क्या है कि भाई हम इसको वापस नहीं डाल रहे। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं दोबारा किंग की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या वो सेम थी जैसे मैंने पहले निकाली थी? नहीं, क्योंकि सर अब टोटल कार्ड तो 51 रह गए, टोटल कार्ड तो 51 रह गए, और पहले वाला जो कार्ड है वो किंग निकल चुका है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि बी का आना ए पे डिपेंड कर रहा है, ए उसको चेंज करेगा।
समझ आ रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी को चेंज करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, सिंपल सर 4/52। अब यहाँ पे ए मतलब किंग, ए का मतलब किंग था ना, किंग ऑलरेडी निकल चुका है। अब एक पत्ता किंग का निकल चुका है। अब बताओ 52 कार्ड में से कितने कार्ड रह गए। किंग वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, किंग के 4 होते ना, एक तो निकल गया तो 3 रह गए, और टोटल कितने हैं 52 में से एक कम हो गए तो टोटल 51 हो गए। तो इसका आंसर है 3/51, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/51। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बी की ए से चेंज हो गई, और यहाँ पे ए के अगर होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट है। तो ये मेरा आंसर है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज योर आंसर। तो इसको चलो लिख देते हैं, ठीक है, 1/221, और इसका जो आंसर है वो लिखा है 1/169। तो दोनों अलग अलग केस हो गए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। समझ आई? चलो भाई देखो, कंसेप्ट थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ इस चीज को समझाऊं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। हाँ जी बच्चों, सो दिस इज द क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 10 गोल्ड एंड 8 सिल्वर कॉइन्स। एक बैग में 10 सोने के सिक्के हैं, 8 सिल्वर के सिक्के हैं। 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 3 कॉइन्स। अब मैं 2 बार ऐसे उस बैग में से मुट्ठी भर के मैं कॉइन्स निकाल रहा हूं, ठीक है, लेकिन एक बार में 3 सिक्के निकाल रहा हूं। समझ आ रही है? एक बार मैंने हाथ डाला 3 सिक्के निकाले, दूसरी बार हाथ डाला 3 सिक्के निकाले। सच दैट ए कॉइन्स आर रिप्लेस्ड। पहला वाला केस क्या कह रहा है कि मैंने पहली बार जो 3 सिक्के निकाले उसको देखा और दोबारा अंदर डाल दिए, रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्रॉइंग्स। समझ आ रही है? मतलब पहली बार जो मैंने 3 सिक्के निकाले उसको दोबारा बैग में डाल दिया। तो जब दोबारा मैं 3 सिक्के निकाल रहा हूं तो उसको कोई फर्क पड़ा कि मैंने पहले सिक्के निकाले? नहीं, क्योंकि टोटल तो वही रहा, वो तो एज इट इज कंडीशन हो गई ना सेम। इसका मतलब पहला वाला केस क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट। पहला वाला केस क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट का केस है। समझ आई? तो फर्स्ट केस इज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मुझे ए का मतलब है फर्स्ट ड्राइंग में 3 गोल्ड निकालना, ठीक है। ए का मतलब क्या है, ड्राइंग, ये लिखना है आपके पेपर में, ड्राइंग 3 गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट ड्रॉ, इन फर्स्ट ड्रॉ। और बी का मतलब क्या है, ड्रॉइंग 3 सिल्वर कॉइन्स, बाकी सारा सेम है, इन सेकेंड ड्रॉ। समझ आई? पहले में गोल्ड होने चाहिए और दूसरे में सिल्वर होने चाहिए, क्योंकि मुझे इसी का ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। चलो पहला वाला केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, अब यहां पे थोड़ा फंसेंगे, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। सर इसने ना एक पंगा कर दिया, इससे एक पंगा कर दिया, ये 3 लिख के। भाई एक बैग है, बैग में क्या है, 10 गोल्ड और 3 सिल्वर, 10 गोल्ड एंड 3 सिल्वर, ये बैग है ना, इसके अंदर ये सब चीजें। अब अगर ध्यान से सुनना, मैं 3 के बदले 1 लिख रहा हूं, 3 के बदले अगर क्वेश्चन 1 होता, अगर 3 के बदले 1 होता तो क्या होता, तो बताओ गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो इधर भी 1 होता, ड्रॉइंग 1 गोल्ड कॉइन इन फर्स्ट ड्रॉ। बताओ इसमें से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, बताओ। सर फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल गोल्ड कितने हैं 10, तो 10 अपॉन कितने हैं भाई, 8 है ये, सॉरी ये 8 है ना, तो 10 अपॉन 18,
इसका आंसर क्या होता है 10/18। और मैंने एक सिक्का वापस रख दिया क्योंकि ये रिप्लेस्ड वाला केस है। तो बताओ अब मुझे एक सिल्वर कॉइन निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? सिल्वर 8 है तो अब टोटल बराबर वो 18 ही हो गए ना, क्योंकि एक सिक्का निकाला दोबारा उसको डाल दिया तो 18 ही हो गए टोटल। तो फेवरेबल क्या हो गया सिल्वर कॉइन के लिए 8 डिवाइड बाय टोटल। तो मेरा ये आंसर आता है 8 डिवाइड बाय 18। समझ आ रही है? ये क्वेश्चन जैसे पिछले वाला था, क्योंकि पिछले वाले में हम क्या निकाल रहे थे, एक पत्ता ही तो निकाल रहे थे। एक में आपको कभी दिक्कत नहीं आती क्योंकि अभी तक आपने एक ही करा है, अभी तक आपने जो भी प्रोबेबिलिटी पड़ी है उसमें एक ही निकाला है हमेशा। अब कुछ चेंज हो रहा है वो ध्यान से सुनना। सर ये जो बातें आपने बताई है एक के लिए थी जो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, जो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, एक है, इसको मैं हटा दूं? चलो हटा देता हूं। ये एक के लिए था तो एक के लिए मैंने कर दिया। अब मैं 3 के लिए निकाल रहा हूं भाई, 3 के लिए। ये 3 है, ये बिफोर लिखा था, ठीक है सर। 3 की में क्या चेंज आ गया? 3 में भाई ये चेंज आ गया, इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है टोटल। इसका फॉर्मूला तो ये हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3 सिक्के निकालने हैं ए के, तो ए के फेवरेबल कितने हैं 10, तो 10C3 डिवाइडेड, ये फेवरेबल है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 18C3। जब 3 सिक्के निकल रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन, मतलब एक से ज्यादा निकलेंगे तो कॉम्बिनेशन यूज होगा 10C3 और 18C3, ठीक है इनटू। अब 3 सिक्के निकाले वो वापस रख दिए तो भैया टोटल तो वही रहा। अब ये सिल्वर में से 3 सिल्वर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8C3 डिवाइडेड बाय 18C3। ये आपका आंसर है। समझ आ रही है? तो जब भी एक से ज्यादा निकलते हैं आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, क्योंकि अभी तक स्कूल लेवल पे आपने केवल एक ही यूज किया था, एक ही निकालते थे, इसलिए हमें एक की आदत है। अगर एक से ज्यादा होगा यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन। समझ आ रही है? तो कॉम्बिनेशन यूज होगा भाई एक से ज्यादा में, ये ध्यान रख लेना। और सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अरे भाई एनसीआर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। समझ आ रही है? ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, किसका? एनसीआर का। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे। चलो मैं इसमें आपको करके बता देता हूँ। ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइडेड में क्या होगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 3 कितना हो गया 15 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ आ रही है? ऐसे इसको करोगे। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दोगे क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 3 इंटू 2 लिख दोगे आगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर काटोगे पिटोगे, ठीक है। सेम ऐसे ही 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल पे रुक जाओगे, नीचे 15 फैक्टोरियल कट जाएगा। समझ आ रही है? ऐसे ऐसे ये कैलकुलेशन है, ये तो आप करोगे ही। समझ आई? तो भैया मैंने आपको समझा दिया कैलकुलेशन करनी कैसे है, और ये हम ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी सीख चुके हैं, ठीक है भाई। तो अगर एक से ज्यादा होगा तो ये वाली कहानी करनी है। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करना इस नंबर पे 9871518388। तो मैं पूरे प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, क्वेश्चन और आंसर उनकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ, जब मैसेज करो तो थोड़ा सा बस हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन डाल देना, हेलो सर माय नेम इज दिस एंड आई एम डूइंग, मतलब मेरा ये कॉलेज है, चाहे आपका कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, कॉलेज का नाम लिख देना। और अगर एसयूएल से कर रहे हो तो ऐसे लिख देना फ्रॉम एसयूएल, जो भी है, ठीक है।
ये इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय।